नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस को डील करेंगे। जैसे कि आपको पता है, सम चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस लाइक नेशनलिज्म, फेडरलिज्म, पीस, डेवलपमेंट, citizenship. These chapters have been deleted this year, so remaining chapters you have to study. So we will discuss the first chapter, that is Constitution. Constitution, how and why, philosophy of Constitution. This is the name of the chapter, Constitution, how and why, and the philosophy of the Constitution. First of all, you should know what is Constitution. Constitution is a set of rules, according to which the relation between government and people is maintained. संविधान उन नियमों का समूह है जिसके जरिए सरकार और जनता के बीच संबंध स्थापित होता है। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय द नेक्स्ट डेफिनेशन के तौर पर अगर हम कहें तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स enforced by the government and accepted by the people. Number one. Number two, Constitution is a bundle of laws or set of rules according to which the relation between government and people maintained or regulated. अगर डेफिनेशन के हिसाब से कुल मिलाकर यदि हम कहें तो संविधान नियमों का वो समूह है जिसके जरिए शासन संचालित होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हमको ये चैप्टर में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू थ्री। नंबर वन, written, unwritten. Number two, evolved, enacted, and number three, flexible and rigid. तीन तरह से हम संविधान को बांट सकते हैं। किसी भी देश का संविधान को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। ये तीनों में से किसी एक प्रकार का संविधान होगा और संविधान का महत्व हर देश के लिए होता है। हर देश संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार काम करते हैं। संविधान का होना बेहद जरूरी है। उसका स्वरूप चाहे कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स विच इज इन रिटन फॉर्म। ऐसा संविधान जिसको बकायदा लिखित रूप में हम देख सकते हैं या जिसे बनाया गया है, लिखित रूप में हम संविधान को देख सकते हैं, तो ऐसे संविधान को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। अनरिटन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है। अब सवाल ये उठता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो देश का शासन व्यवस्था कैसा चलेगा? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस और कस्टम्स। कहने का मतलब पुराने समय से ही कुछ
कन्वेंशंस, कुछ प्रथाओं को हम मानते आ रहे हैं, धीरे धीरे वो कानून का रूप धारण कर लेता है और संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे संविधान को हम कहेंगे अनरिटन, जिसको कोई बनाया नहीं गया। लोग निरंतर किसी चीज को फॉलो करते आए और वो कालांतर में वो कानून का जैसा वो रूप धारण कर लेता है और उसे कानून मानने लगते हैं, और संविधान ही कानूनों का समूह है, तो वो अनरिटन। अब जहां तक एग्जाम्पल की बात हम देखें, इंडिया इज हैविंग ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, whereas in UK there is unwritten constitution. In other words, we can say in UK constitution is based on these conventions, traditions or customs. So this is what first one. Second, evolved and enacted. It is similar to written, unwritten. जो written और unwritten है सेम वही है, evolved and enacted. Enacted means which was framed, which is framed by some authority, that is enacted, जिसको बनाया गया है, और evolved means जो मिलता चला गया, विकास के परिणाम स्वरूप जो लोग पालन करते आ रहे थे वो इवॉल्व हो गया है रूल के हिसाब से। एंड थर्ड वन, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। Flexible constitutions are those constitutions in which we can make easy changes. ऐसे संविधान जिसको हम आसानी से बदला जा सकता है, जिसमें हम आसानी से परिवर्तन ला सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। Whereas rigid constitution means जिसमें परिवर्तन करना, जिसमें अमेंडमेंट करना, जिसको बदलना बेहद मुश्किल होता है, ऐसा संविधान को कहेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द मेन थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। All of the countries are having constitution, maybe this type, कोई भी टाइप हो सकता है। As far as Indian constitution is concerned, we have a written constitution, and the nature of our constitution is both flexible and rigid. Some parts of Indian constitution can be amended easily, whereas it is very difficult to make any amendment in some provisions, some areas. So we can say Indian constitution is a written one, and the nature of our constitution is both flexible and rigid. Now the next concept, that is need of constitution. Constitution की जरूरत क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? नंबर वन, इट अलाउस कोऑर्डिनेशन and assurance. Constitution allows coordination and assurance. See, as you know, India is a vast country with diversities. भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे हम हर राज्य में ही अलग अलग रिवाजों या विविधता हमको देखने को मिलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे एक स्टेट का, तो वहां का जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो डिफरेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा चीज है जो इन सभी को, हालांकि डाइवर्सिटीज है लेकिन रहना सबको एक साथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल इवन दो देयर इज डाइवर्सिटीज। सो विविधताओं के बीच में लोगों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए क्या की जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ये रेगुलेट करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लोगों को ये एश्योरेंस देता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं सब उसको फॉलो करेगा।
ये एश्योरेंस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सेकंड, limitations to government, कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है सरकार को यदि सरकार लोगों के इंटरेस्ट में, अगर देखिए सरकार बहुमत से चलती है, सरकार बहुमत के द्वारा कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो संविधान उसको रोकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इफ कॉन्स्टिट्यूशन limits the power of government if the government trespass the interest of the people। अगर लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उसको ट्रेसपास करने की कोशिश होती है सरकार की ओर से तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोकता है। तो दिस इज द सेकंड नीड। थर्ड, Constitution protects the aspiration and goal of the society। goal of the society, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का किसके जरिए प्रोटेक्ट होता है? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो किस तरह का देश होगा, वहां पे लोगों का क्या स्टेटस होगा, गवर्नमेंट कितना पावरफुल है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की जो इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली ये भी व्यक्त करता है कि समाज का क्या गोल है, समाज का क्या उद्देश्य है, इसको भी क्या दर्शाता है? कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है कि समाज का क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से व्यक्त होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ये लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि हाउ मच राइट्स एन इंडिविजुअल इज हैविंग, वहां में रहने वाले एक व्यक्ति के कितने अधिकार हैं, उनके पास क्या क्या फ्रीडम है, और गवर्नमेंट इन अधिकारों और फ्रीडम पर किस हद तक सरकार प्रभावित कर सकती है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ लोगों का जो फ्रीडम है, जैसे हमको पता है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू इट्स सिटीजन्स। सिमिलरली फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही ये नियमित होता है, ये रेगुलेट होता है कि वहां में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या स्वतंत्रता है, सरकार इन दोनों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें पता चलता है। सो दीज आर सम नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा वहां पर अराजकता होगी। अब इस पे मैं एक छोटा सा हिस्ट्री इसके बताता हूं कि कैसे कानून कैसे बना देश में।
कहा जाता है, हिस्ट्री हमको बताता है कि पुराने समय में हॉब्स की थ्योरी है, ये थोड़ा सा, हालांकि आपको पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी की जरूरत है इस पे, कि आज जो स्टेट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो कैसे बना। आज हम जो स्टेट में रहते हैं, एक्चुअली ये हुआ कैसे। हॉब्स एक दार्शनिक रहे हैं, इनका मानना यह था कि पुराने समय में लोग जंगलों में रहा करता था, जंगलों से जो फल फूल मिलते थे उसी को खाके वो खुश रहते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और जो रिसोर्स उनको जंगल से मिलता था वो खत्म होने लगी, तो खाने पीने कुछ चीजों को लेकर लोगों में स्ट्रगल शुरू हुआ। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है, जो ज्यादा ताकतवर रहता है वो दूसरा का छीन कर खाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने देखा कि आज जो ताकतवर है कल वो कमजोर हो सकता है, तो सबका अस्तित्व खतरे में था। आज जिसके पास ताकत है वो कल उसके पास ताकत नहीं रहेगा, तो कोई और उस पर डोमिनेट करेगा। तो धीरे धीरे लोगों ने असेंबल होकर एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार दे दिए गए। ये हॉब्स का थ्योरी है, मैं ऐसे बता रहा हूं, हालांकि 11th क्लास में पढ़ना नहीं है, पर भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो हॉब्स का मानना यह है कि लोगों ने सब विलिंगली अपने जितने पावर थे, अपने जो भी है, सारे ईगो को छोड़कर एक व्यक्ति को सरेंडर किया, उनको अपना मालिक समझा, और वो व्यक्ति को हॉब्स के हिसाब से उसको कहा जाता है लेवियाथान। आप आगे क्लासेस में शायद पढ़ेंगे, 11th में नहीं, 11th 12th में तो नहीं पढ़ेंगे, आगे BA क्लास में जाएंगे तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा लेवियाथान। तो वहां से ये स्टेट का कॉन्सेप्ट, कानून का कॉन्सेप्ट का उदय होता है। अब ये लेवियाथान के ऊपर जिम्मेदारी आ गई इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की, तो वो जो बोलता था वो कानून माने जाने लगा। तो इस तरह से जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ है। तो यहां पे भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि हमारे पास क्या अधिकार हैं। और इंडिया जैसे देश में कानून सबसे ऊपर है, रूल ऑफ लॉ है। तो सर्वोच्च कानून, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून को संविधान कहा जाता है। अगर एक सेंटेंस में अगर हम कहें कि संविधान क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून को संविधान कहा जाता है, और संविधान के द्वारा ही जनता का आपस में और जनता का और सरकार के बीच संबंध निर्धारित होते हैं, रिलेशंस रेगुलेट होते हैं। ये संविधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसी राज्य में रिटर्न हो सकता है, किसी में अनरिटर्न हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी न किसी कोई ना कोई रूल्स जरूर होगा जिससे ये दोनों के बीच में, जनता का आपस में और जनता और सरकार का बीच में जो संबंध है वो रेगुलेट होता है। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है, इनैक्टेड हो सकता है, और इसकी जरूरत क्या है ये मैंने बताया। अब हम चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मांग भारत में स्वतंत्रता से पहले ही उठी थी। कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की मंजूरी दी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आज है उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये असेंबली में आपको पता होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस, आज जो इंडिया हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था। सम पार्ट्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पीपल, सम आर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। द एरिया which was directly controlled by ब्रिटिशर्स, वो एरिया को ब्रिटिश इंडिया कहा गया। जानकारी होना है ये।
और जो इनडायरेक्टली जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था या कंट्रोल था उसे प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, प्रिंसली स्टेट्स। तो 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन अंग्रेज जाते जाते ये प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया कि ये चाहे तो इंडिया के साथ आ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान जो नया बना 47 में उसके साथ जा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रह सकता है। 3 ऑप्शन इनके सामने था। सो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स were in a mood to be separate from both India and Pakistan, be aloof from India and Pakistan. They wanted to be a separate state. वो एक separate state का कल्पना कर रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स। सो इसी बीच इंडिपेंडेंस होती है 1947 में। अब आज जो स्टेट का हम देख रहे हैं, ये आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये वल्लभ भाई पटेल जिसको कि आयरन कहते हैं, उनके बदौलत ये प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ मिला पाया है। कई प्रिंसली स्टेट आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल से इंडियन यूनियन के साथ उनको हम मिला पाया, जैसे कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ऐसे बहुत से, जम्मू कश्मीर भी है। तो ये मैं ये बता रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया जिसमें प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस, ये दोनों को भागीदारी दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हालांकि एक बहुत बड़ा संस्था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं और उस ड्राफ्टिंग कमेटी को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी देता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में ये सभी सदस्य नहीं थे, जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सभी इसमें सदस्य नहीं, कुछ नामी हस्तियां जो पॉपुलर फिगर्स थे उस समय के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, ऐसे दिग्गज जो उस समय के नेता थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। सो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन B.R. अंबेडकर को बनाया जाता है। B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर के अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उनको ये संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले, अगेन ए ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी असाइंड विद फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड B.R. अंबेडकर was the chairman of drafting committee. ये ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर के अध्यक्षता में विश्व के अनेक पॉपुलर संविधानों का अध्ययन किया और जो जो बातें उन संविधानों में अच्छी लगी उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया। मैं फिर बता रहा हूं, B.R. अंबेडकर या ड्राफ्टिंग कमेटी जब संविधान, भारत का संविधान निर्माण में थे, उस समय वो विश्व के प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसमें जो जो बातें उन्हें अच्छी लगी और वो भारत के माहौल से अनुकूल होती थी, उन बातों को उन संविधानों से हमारे संविधान में लिया, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम,
ये सभी जो है हम दूसरे राज्यों से लिया हुआ है। फेडरल सिस्टम और इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट, इम्पार्शियल जुडिशियरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी जो है हम अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान से लिया गया है। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को बात यदि हम देखें तो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से हमने लिया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह अलग अलग विश्व के जो प्रसिद्ध जो संविधान है उसमें जो बातें अच्छी लगी ड्राफ्टिंग कमेटी को, उसको सम्मिलित करके एक संविधान को तैयार किया गया भारत में ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने, ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, और 18 डेज लगा, और ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है 1946 में। और ये इतने साल में, कितने साल लगे संविधान बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना पीरियड लगा हम भारतीय संविधान को एक संपूर्ण रूप देने को। और संविधान किसके द्वारा बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनती है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने बताया प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंस दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन के रूप में B.R. अम्बेडकर को बना दिए जाते हैं, और उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में भारतीय संविधान बनता है, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान के निर्माण करते समय विश्व के प्रमुख संविधानों का उन्होंने स्टडी किया, उनमें से जो जो बातें भारत के जो माहौल है या भारत की जो नजरिया है उससे हमें अच्छा लगा, एप्ट लगा, उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए। सो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, एंड फर्दर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश में इंप्लीमेंट होता है, आप सभी को मालूम होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। सो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, the meaning of constitution, need for the constitution and introduction of Indian constitution। आज के क्लास में हमें 3 चीज को ही देखे हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेकंड उसकी क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, थर्डली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप वर्चुअल क्लासेस देखते रहिएगा, और किसी भी तरह का डाउट अगर आते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्लासेस रेगुलरली आप देखते रहिए। धन्यवाद।